हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, उसके लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डेटाबेस और डेटाबेस के अंदर जो हम टेबल्स बनाते हैं उनके कंसेप्ट को देखा था कि एक टेबल में एक रिकॉर्ड क्या होता है और किस तरीके से हम रिकॉर्ड टेबल के अंदर डाटा को मैनेज करके लिखते हैं, किस तरीके से एक रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है, ये डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज हमने देखी थी। और ये सब कुछ हमने लेकिन थियोरेटिकली देखा था, और आज के लेक्चर में वो सब कुछ जो मैंने लास्ट लेक्चर में थियोरेटिकली आपको समझाया था, पढ़ाया था, आज मैं उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हम प्रैक्टिकली किस तरीके से एक डेटाबेस बनाते हैं, किस तरीके से डेटाबेस में हम टेबल बनाते हैं और किस तरीके से उस टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स बनाते हैं और मेटा डाटा जो होता है वो कहाँ पर होता है एंड सो ऑन। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप भी वो सब कुछ प्रैक्टिकली करें। लेकिन उन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली करने के लिए हमें कोई DBMS सिस्टम यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमें रिक्वायर्ड है। और मेरा ये प्लान है कि इस सीरीज़ के अंदर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में साथ साथ लेके चलूँगा, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फॉलो कर रहा हूँ वो MS SQL होगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर सिस्टम होगा। और इससे पहले कि मैं प्रैक्टिकली उसके अंदर काम करना शुरू करूं आपके सामने, मैं ये चाहूँगा कि मैं ये करता हूं कि मैं खुद से पहले एक दफ़ा यहाँ पर आपको बता देता हूं कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो आपने कहाँ से जाके डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, एक दफ़ा वो बता दूं। उसके बाद मेरे पास क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल्ड हुए हुए उस सर्वर को ओपन करके तो उसके अंदर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करके और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में मौजूद कोई भी ब्राउज़र जो है आप उसको ओपन कर लें और उसके अंदर जाकर आपने जो लिखना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। उसके अंदर जाकर आपने लिखना है सबसे पहले कि google.com, ये वो चीज़ है जो हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक हो गया। और इसके ऊपर जाकर आपने यहाँ पे लिखना है डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट या फिर MS SQL सर्वर, ठीक हो गया। आपने डाउनलोड MS SQL सर्वर लिखना है और यहाँ पर आपकी वेबसाइट आ जाएगी SQL सर्वर डाउनलोड्स, और इसको ओपन कर लेना है अपने एक नए टैब में। और जब आप इसको एक नए टैब में ओपन करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी जिसपे SQL सर्वर और उसके तमाम एडिशंस वगैरह अवेलेबल होंगे, ठीक हो गया। आपने इसके ऊपर नीचे आ जाना है। यहाँ पे जो आपका फ्री स्पेशलाइज एडिशन है, यहाँ पे दो किस्म के एडिशन, एक है डेवलपर वर्जन, एक है एक्सप्रेस वर्जन, ठीक है। हमारे लिए एक्सप्रेस वर्जन जो है वो मोर देन इनफ होगा, तो हम इसके लिए इसको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। जब हम इसको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक छोटी सी 5 से 6 MB की फाइल डाउनलोड होगी। आपने इसको डाउनलोड करके इस exe फाइल को इसको रन कर देना है। जब आप इसको रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका एक डाउनलोडर प्लस इंस्टॉलर चल जाएगा जो आपके लिए SQL सर्वर की सारी फाइल्स डाउनलोड भी करेगा और आपने बस उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहना है और आपको वो इंस्टॉल भी करा देगा SQL सर्वर। लेकिन SQL सर्वर खाली इंस्टॉल कर लेने से आपका काम हो नहीं जाएगा। जब ये काम आप कर लें, SQL सर्वर इंस्टॉल कर लें, तो उसके बाद आपने जो नेक्स्ट चीज़ डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है वो है डाउनलोड करना है अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। मेरे पास रिकमेंडेशन में आ रहा था, मैंने यहीं से सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर जाने के बाद आपके पास ना ये डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन होता है, docs.microsoft का, डाउनलोड SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास पेज खुल गया और यहाँ से जाने के बाद ये लिखा हुआ आ रहा है फ्री डाउनलोड फॉर SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। जब आपका SQL सर्वर इंस्टॉल हो चुकेगा तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाला जो है आपका सेटअप, यहाँ से इसको भी डाउनलोड कर लेना है मैनेजमेंट स्टूडियो को, और इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा साइज़ में, जो इस वक्त मुझे शो हो रहा है वो 677 MB का है। तो आपने SQL सर्वर डाउनलोड के बाद इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद ये आपके स्टार्ट के अंदर जाके आपको शो हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ तो मुझे ये शो हो रहा है। अगर आपको यहाँ शो ना हो रहा हो तो आप यहाँ से टॉप पे जाकर लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप इसको खोलेंगे तो आपकी स्टार्ट पे इसकी स्प्लैश स्क्रीन आएगी पहले, और उसके बाद थोड़ा सा ये ओपन होने में टाइम ज़रूर लेता है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको कि ज़रूरी नहीं है कि आप लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करें। आपके पास अगर SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो और माइक्रोसॉफ्ट SQL का 2008 वर्जन चल रहा है
तो भी बिल्कुल ठीक है, आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 2012 चल रहा है या मौजूद है तो आप उसको इंस्टॉल करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर 12 नहीं है, 17 है, 17 नहीं है, तो जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला है ये है, मतलब कोई भी इसमें ये नहीं है कि अगर लेटेस्ट तरीन वर्जन होगा तो आप उसी के ऊपर काम कर सकेंगे, अदरवाइज आप मुझे फॉलो नहीं कर सकेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब आपका सर्वर ओपन होता है तो यहाँ पर ये एक विंडो आ जाती है और इसके अंदर आपका सर्वर नेम, यानी कि आपके पीसी को एज अ सर्वर यूज कर रहा होता है, तो यहाँ पर इस सर्वर नेम के आगे आपके पीसी का नाम प्लस एसक्यूएल एक्सप्रेस आ जाएगा। डिपेंड करता है, हर पीसी का सेम नहीं होता, सारे पीसी का सेम नहीं होता, पीसी के नेम्स को मिलाकर ये खुद से बना रहा होता है। उसके बाद आपने इसको मिटाना नहीं है, इसको एज इट इज रहने देना और यहाँ से कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही कनेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये ऑप्शंस क्या हैं, क्या करते हैं, फिलहाल इनको लेकर किसी भी चीज़ के बारे में आपने कंफ्यूज नहीं आना, आपने सीधा डेटाबेस के फोल्डर पे चले जाना है। जब आप डेटाबेस के फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ना बहुत सारी डेटाबेसेस आ जाती हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक ड्रम्स बने हुए आ रहे हैं, ये बेसिकली वो डेटाबेसेस हैं जो कि मैंने बनाई हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी वेब एप्लीकेशन के लिए, किसी सॉफ्टवेयर के लिए। अगर आपको नई डेटाबेस बनानी है तो ये जो टॉप पे डेटाबेस का फोल्डर है, इस पर आपने न्यू राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस पे चले जाना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस पे जाएंगे, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, डेटाबेस का नाम देना है। लेट्स से हम कॉलेज की एग्जांपल को लेके चल रहे थे, तो मैं यहाँ पे COLLEGE कॉलेज और उसके बाद DB कॉलेज DB में आपका नाम दे देता हूँ। अच्छा, मैं हमेशा एक बात रिकमेंड करता हूँ, आप लोगों को भी करूँगा कि कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप डेटाबेस का नाम दे रहे हैं तो डेटाबेस के नाम में स्पेस ना यूज़ करें, ठीक है। हो सकता है कि एक्सेप्ट कर भी ले, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कहीं लिंक बनाते हुए या किसी जगह पर, तो फिर आपको इशू होगा। तो आपको अगर स्पेस लगानी है तो college_DB इस तरीके से कर ले। तो ये बेसिकली अगर मैं खाली इसका नाम कॉलेज भी रख दूं तब भी ठीक है, लेकिन मैंने फॉर रेफरेंस इसके आगे college_DB कर दिया। अब इस तरीके से लिखने के बाद मैं ओके करूंगा। किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना है, किसी भी चीज़ को यहाँ पे छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली यहाँ पे ओके का बटन दबाना है। आप जैसे ही ओके का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपने जो नई डेटाबेस बनाई है college_DB के नाम से यहाँ पर आ गई है। इसके पीछे एक प्लस का बटन है, इस पर आप दबाएं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, डेटाबेस डायग्राम्स, टेबल्स, व्यूज। अगेन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि बहुत सारे ऑप्शन, इस एसक्यूएल सर्वर कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक हो गया। इट इज सेम लाइक अगर आप कंप्यूटर के फील्ड से हैं और आपको थोड़ा सा भी कभी एक्सपीरियंस हुआ है अडोब फोटोशॉप इस्तेमाल करने का, अडोब इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करने का, तो कुछ छोटे छोटे टूल्स नहीं है, इसमें बेशुमार ऑप्शन होते हैं, लेकिन हर ऑप्शन को कोई भी काम करते हुए अब हर ऑप्शन को जाके टच नहीं करते, शायद 2-4 ऑप्शंस को इस्तेमाल करके आपका एक मुकम्मल काम हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पर इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए इन सब ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, मैं जिन ऑप्शंस को बताता जा रहा हूँ आपने उनको फॉलो करना है। तो देखिए जब college_DB बन गई तो इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर आ रहे हैं, लेकिन ये सब के सब फोल्डर फिलहाल हमारे किसी काम के नहीं है। हमारे एक अगर किसी कोई काम का कोई फोल्डर है तो वो है टेबल्स का फोल्डर। टेबल्स का फोल्डर वो फोल्डर है जिसके अंदर हम जाके टेबल बनाते हैं। अभी अगर टेबल के फोल्डर को खोलेंगे तो अगेन इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, सिस्टम टेबल, फाइल टेबल, एक्सटर्नल टेबल, ग्राफ टेबल, सब कुछ छोड़ दो, कुछ किसी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली टेबल्स के फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और न्यू टेबल पे क्लिक कर लेना है। जब आप न्यू टेबल पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपके पास एक खुल गया है एक नया इंटरफेस, जहाँ पे वो कह रहा है कि अब आप यहाँ पर कॉलम नेम, डाटा टाइप और लाउनल्स वगैरह देकर तो आप एक पूरा का पूरा नया टेबल बना सकते हैं। तो हम एक स्टूडेंट के लिए टेबल बनाना चाहते हैं और उसके अंदर हम क्या क्या सेव करना चाहते हैं, हम उसके अंदर सेव करना चाहते हैं आईडी, हम उसके अंदर सेव करना चाहते हैं नेम, हम उसके अंदर और क्या सेव करना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस, और लेट से हम उसको कर देते हैं उसका कोई फ़ोन नंबर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है डाटा, लेकिन मैंने सपोज कर लिया यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले एट्रीब्यूट का नाम ID। ठीक हो गया, आप ID ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, इट इज टोटली अप टू यू। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा उसकी डाटा टाइप, तो डाटा टाइप में मैं उसके जाके लिख दूंगा इंटीजर। अच्छा, अलाउ नल क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, इसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद में क्या करता हूँ, नैम, नैम में जाके मैं लिख दूंगा var50, यानी कि वेरिएबल करेक्टर और उसकी लेंथ 50, यानी कि अगर करेक्टर्स में देकर पूरा नाम लिखूंगा, लेट्स से मैंने नाम लिखा है ना जैसे ये, तो इसमें नाम में E एक कैरेक्टर है, M एक कैरेक्टर है, A एक कैरेक्टर है और N एक और कैरेक्टर है। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं। तो 4 कैरेक्टर से हमारा एक वर्ड बन गया। इसी तरीके से हम नाम रिसीव करने के लिए या नाम्स के लिए जो एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं उसकी हमने कैरेक्टर रिसीव करने की लिमिट 50 रखी हुई है, यानी कि 50 कैरेक्टर जितना लंबा अगर नाम कोई होगा तो वो तो ले लेगा, लेकिन अगर 51 कैरेक्टर रख दिया
उस पर चले गए 51 पे, तो इसने एरर दे देना कि मैं इतना लंबा नाम नहीं ले सकता, तो इसको आप छोटा भी कर सकते हो। मैं इसको लेट से 10 पे रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आईडी हो गई, नाम हो गया, फादर नेम कर लेते हैं। अगेन मैं इसमें स्पेस यूज नहीं करूंगा, अगर स्पेस की जरूरत पड़ती है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेस की जगह ऐसे करके अंडरस्कोर लगा लें। अच्छा, अब यहाँ पर भी मैं जाके क्या कर लेता हूँ, वारचार रखते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ पे 10 कर लेते हैं। आईडी, नेम, फादर नेम, क्लास कर लो, ठीक है। अच्छा, क्लास को भी हम क्या कर लेते हैं, वारचार 10 कर लेते हैं, ठीक हो गया। आल दो के 10 की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैंने 10 रख दिया। अगर आप क्लास के अंदर 1 2 3 लेके चल रहे हो तो आप इसको इंटीजर भी कर सकते हो, लेकिन क्लास है, हो सकता है कि कोई 5 की जगह 5th लिख दे, यानी कि 5th लिख दे, तो उसके लिए मैंने इस तरीके से रख दिया। स्टिल 10 की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने ओपन स्पेस दे दी, कोई ऐसा इशू नहीं है। आईडी, नेम, फादर नेम, क्लास, और मैं यहाँ पे मोबाइल कर देता हूँ, यानी कि फ़ोन नंबर सेव करने के लिए, तो मैं इसको वारचार करके मैं इसको 15 लिख देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे फ़ोन नंबर तो इंटीजर में भी आ सकता है, वारचार क्यों कर दिया, लेकिन समटाइम हम जब कोड साथ उसके जोड़ रहे होते हैं तो हम स्टार्टिंग के अंदर प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, तो फिर वो प्लस के सिंबल को हम कैरेक्टर्स में अकोमोडेट कर सकते हैं, इंटीजर में नहीं। तो इस सोच के पेश नज़र मैंने क्या किया कि मैं इसको वारचार रख लिया। अब ये एट्रीब्यूट्स के नाम है, ये जो है ये डाटा टाइप्स है। इन अदर वर्ड ये डाटा है अबाउट डाटा, ठीक हो गया, डाटा अबाउट डाटा, ठीक हो गया ना। तो आप एक डाटा के बारे में जो आगे फर्दर डाटा होता है उसको आप क्या कहते हो, मेटा डाटा। तो ये डाटा टाइप्स हैं बेसिकली, ये आपके मेटा डाटा में आएंगी, जो कि आपको जब मैंने लास्ट लेक्चर में टेबल दिखाया था तो उसमें आपको ये नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि लेट से अगर कोई नेम है तो उसके बैकएंड पे उसकी डाटा वारचार है और उसकी जो लेंथ है कैरेक्टर की वो 10 है, तो आप इसको मेटा डाटा कह सकते हो। इसके अलावा अगर अलाउ नल्स की बात करें तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्या है। देखें, अलाउ नल का मतलब ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब वो फॉर्म फिल करने के लिए जाते हो किसी वेबसाइट पे साइन अप वगैरह करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं, इसमें आप डाटा लिखते जा रहे होते और एक दो फील्ड्स ऐसी आती हैं बीच में जिनके आगे उन्होंने ना छोटी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है ऑप्शनल, यानी कि अगर आप इसके अंदर डाटा नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हो, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिनके आगे ऑप्शनल नहीं लिखा होता, रेड कलर का स्टार होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैंडेटरी है, ये लाजमी है, आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर आप उनको एम्प्टी छोड़ देते हो तो पता है क्या होता है, उनको एम्प्टी छोड़ने से सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जो आपका मतलब जब आप सबमिट करने लगते हो फॉर्म, तो फॉर्म सबमिट नहीं होता, मीन्स कि वो रोक देता है आपको, क्योंकि उस पर वैलिडेशन लगी होती है। वो ये कहता है कि जहाँ पे हमने आपको अलाउ ही नहीं किया कि आप नल वैल्यू दो, तो आपने क्यों वहाँ पे नल वैल्यू दी। तो ये वही वाली नल वैल्यू है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ ऑप्शनल हो और उसके अंदर आप यूज़र को अलाउ करो कि अगर तुम ये डाटा दे देते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी देते तो कोई इशू नहीं है हमें, तो आप ऐसे डाटा को आप अलाउ नल कर सकते हो। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यूज़र की आईडी हमें लाजमी मिले, मैं चाहता हूँ कि नाम जो है वो लाजमी मिले, मैं चाहता हूँ कि फादर नेम भी लाजमी मिले, मैं चाहता हूँ कि मुझे क्लास से पता चले, लेकिन मेरा फ़ोन नंबर जो उसका मोबाइल नंबर है वो ऑप्शनल छोड़ता हूँ, यानी कि अगर वो उसको कोई प्राइवेसी कंसर्न नहीं है, उसको प्राइवेसी का इशू नहीं है, तो वो अगर नहीं भी देना चाहता फ़ोन नंबर तो वो ना दे। तो मैंने उसको अलाउ नल कर दिया है कि यानी कि अगर ये नल वैल्यू भी लेके आता है, यानी कि एम्प्टी भी छोड़ देता है कोई इसको, तो इशू नहीं होने वाला। लेकिन ये सब कुछ तो हमने लिख लिया, मगर हमने इसको टेबल का नाम अभी तक नहीं दिया। तो ऊपर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट टेबल 1 और आगे स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि चेंजिंग जितनी भी हमने की है ये अभी सेव नहीं की हुई है और इसका डेटाबेस का नाम भी नहीं है। तो मैं अभी अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ एस का बटन दबाता हूँ, यानी कि कंट्रोल सेव। जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो ये मुझसे कह रहा है कि टेबल का नाम आप क्या देना चाहते हो, आप टेबल का नाम दे दो। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, और स्टूडेंट लिख के मैं ओके कर देता हूँ। तो अब ये टेबल मेरे लिए क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं कैसे देख सकता हूँ, देखें टेबल्स के फोल्डर में तो नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं टेबल्स के फोल्डर पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दूंगा, और जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो रिफ्रेश करने से ये देखें स्टूडेंट नाम का टेबल आपके इस कॉलेज डेटाबेस में टेबल्स के फोल्डर में स्टूडेंट नाम का टेबल आ चुका है। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ, लेट्स सी, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके मैं इसको क्या करता हूँ, लेट्स से मैं ये मैं न्यू के लिए ओपन कर दिया, मैं राइट क्लिक करके मैं इसको लेट्स से कहता हूँ कि सेलेक्ट एडिट टॉप 200 रोज। हम पहले इसकी बात करते हैं, एडिट टॉप 200 रोज ओपन करते हैं, यानी कि जो आप इसके इस टेबल के अंदर जितनी भी टॉप 200 रोज हैं आप उनको एडिट करने का ऑप्शन मुझे अलाउ कर दो। तो उसने क्या किया कि एक टेबल ओपन कर दिया जिसके अंदर आईडी, नेम, फादर नेम, क्लास और मोबाइल नंबर के
एट्रीब्यूट्स आ गए और एक रो बनी हुई है जो कि पूरी की पूरी खाली है, क्योंकि वो 200 रोज मुझे कहाँ से एडिट करने के लिए देगा, क्योंकि टेबल तो भी नया बना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसने मुझे ऑप्शन दे दिया कि आप यहाँ पे खुद से डाटा डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ID लिख देता हूँ मैं 1, अच्छा नेम में अपना लिख देता हूँ, अच्छा फादर नेम लिख देता हूँ, क्लास में लिख देता हूँ लेट्स से 5th, और फ़ोन नंबर में लिख देता हूँ +99 और आगे सम रैंडम नंबर, ठीक है। और उसके बाद अब ये मेरा पहला रिकॉर्ड आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं एक टैब का बटन दबाता हूँ, क्योंकि अभी सब रेड है, ठीक है। मैं टैब का बटन दबाता हूँ तो देखें वो पहला रिकॉर्ड सेव हो गया, अब दूसरा रिकॉर्ड लिखने का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। मैं यहाँ पर कोई दूसरा रिकॉर्ड भी लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर जाकर लेट्स से क्लास के अंदर मैं लिख देता हूँ 6th, ठीक है। और यहाँ पर फ़ोन नंबर जो है, फ़ोन नंबर क्योंकि मैंने अलाउ किया हुआ था कि अगर कोई नहीं भी देना चाहता तो ना दे, दैट्स टोटली फाइन, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो मैंने इसको छोड़ दिया और आई थिंक सो कि हमने अलाउ द डाटा इन रो 2 वाज नॉट कमिटेड। ओके देखें, हाँ जी देखें अब इशू आ गया। अब इशू आ गया तो हम इसको पढ़ते हैं कि क्या इशू है। वो ये कह रहा है कि डाटा जो रो नंबर 2 में है वो मैं नहीं ऐड कर पा रहा, और प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, कॉलम फादर नेम के अंदर, ठीक हो गया। अब वो फादर नेम में क्या इशू आ रहा है, हमने जो है बहुत लंबा फादर नेम दे दिया है, इतना लंबा फादर नेम वो एक्सेप्ट कर नहीं सकता, हमने उसकी लेंथ इससे छोटी रखी हुई थी। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको जस्ट मैं ABC कर देता हूँ, और अब मैं आगे जाता हूँ और देखें अब उसने डाटा सेव कर लिया। तो अब आपको दिख गया होगा कि ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक तरीके से रुकावटें हैं कि आपने इससे बड़ा नाम नहीं देना। तो आपको एक आइडिया तो होता ही है कि यार एक ह्यूमन का नाम कितना बड़ा हो सकता है, आप उस हिसाब से 1-2 कैरेक्टर एक्स्ट्रा की जगह छोड़ के आप जगह बना सकते हैं। लेकिन देखिए इसने मोबाइल नंबर के ऊपर कोई इशू क्रिएट नहीं किया, अगर मैंने इसको नल भी दिया तो। अब मैं 3rd नंबर पर जाकर क्या करता हूँ, कोई नया रिकॉर्ड देता हूँ, लेट्स से कोई ABC है और उसके डैड का नाम मैं CDF लिख देता हूँ, और मैं क्लास में कुछ नहीं लिखता लेकिन फ़ोन नंबर में लिख देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होगा। देखिए उसने एरर दे दिया, और एरर किस जगह पर किया, उसने क्लास के ऊपर दिया, ये जहाँ पे मेरा माउस है आप प्लीज़ देखें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू नल इनटू द कॉलम क्लास, क्योंकि आपने उसको अलाउ नहीं किया हुआ ना, तो वो आपसे नल नहीं लेगा। आप इसको ओके करो, आप इसकी जगह इसको कोई क्लास दे दो, उसके बाद टैब टैब दबा के आप आगे आ जाओ, तो ये रिकॉर्ड सेफ हो गया, ठीक है। तो देखें अब आपके सामने पूरा का पूरा एक एक्चुअल टेबल की शक्ल आ गई है, वही टेबल जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, और टोटली उसी स्टाइल का ये बना हुआ टेबल है। आप इसके अंदर यहाँ पे हल्का फुल्का इन एट्रीब्यूट्स को ड्रैग करके ओपन भी कर सकते हो, ताकि आपके पास सारा का सारा रिकॉर्ड इसमें सामने नजर आता रहे। और इसके बाद आपके पास ये जो बेसिकली डेटाबेस सिस्टम होता है, ये एक SQL लैंग्वेज के बारे में चल रहा होता है, जिसकी डिटेल में बात हम बाद में करेंगे। लेकिन स्टिल अगर आप देखना चाहते हैं, इसमें एडिट नहीं करना चाहते, मीन्स के नया रिकॉर्ड नहीं डालना चाहते, लेकिन आप जस्ट देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या रिकॉर्ड अभी तक पड़े हुए हैं, तो आप सिलेक्ट टॉप 1000 रोज पे क्लिक कर दें। जब सिलेक्ट टॉप 1000 रोज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक नया इंटरफेस ओपन होगा, और इसके अंदर यहाँ नीचे या आपको सारे के सारे जो रिकॉर्ड है शो कर देगा। हमने तो उसको कहा था कि तुम टॉप 1000 रोज जो है ला के मुझे शो कर दो, लेकिन 1000 तो उसके पास है भी नहीं, तो उसके पास उस 1000 के अंदर जितनी भी आती थी वो 3 ही थी, तो उसने 3 की 3 यानी कि 3 रोज उसने मुझे यहाँ पे ला के शो कर दी। अगर मैं 1000 की जगह ये जो ऊपर टॉप पे 1000 लिखा है, मैं इसको मिटा देता हूँ और इसकी जगह 2 लिखता हूँ, और 2 लिखने के बाद मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अगर कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं लिखा होगा, बल्कि रेड कलर का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 लिख के क्लिक करता हूँ तो देखें टॉप 2 रोज उसने शो कर दी मुझे, और अगर मैं यहाँ पे 1 लिख के क्लिक करता हूँ तो देखें नीचे पहली रो आ गई। और अगर मैं यहाँ पर लिखकर 3 क्लिक करता तो क्या होता कि जो फर्स्ट 3 रोज है वो यहाँ पर मेरे सामने आ जाती। और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है जिसके अंदर हम चेंजिंग कर रहे हैं, ये बेसिकली एक क्यूरी है जो कि SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर को फॉलो करके लिखी गई है, जिसमें ये लिखा हुआ है सिलेक्ट टॉप 3 ID नेम फादर नेम क्लास मोबाइल फ्रॉम कॉलेज DB, और कॉलेज DB के अंदर से डेटाबेस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, ठीक हो गया। यानी कि आप टॉप 3 ID नेम फादर नेम क्लास मोबाइल उठा के ले आओ कॉलेज डेटाबेस के अंदर से स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर से, तो उसने मुझे यहाँ पे शो कर दिए। आप ये चाहें तो ये खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक काम है आपको उनके लिए SQL यहाँ पे खुद से लिखनी नहीं पड़ती, बल्कि ग्राफिकल इंटरफेस को यूज करके आप कुछ क्लिक्स करके और हल्की बल्कि मॉडिफिकेशन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अभी मैं SQL की डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैंने बस आपको यहीं तक बताना था कि जो काम हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरेटिकली देखा था, स्लाइड्स पे देखा था, उसको आप प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। और एक मैंने आपको बात बताई थी कि जो
आपका डेटाबेस है उसमें एक से ज़्यादा टेबल भी हो सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने ये एक टेबल बनाया, अगर मुझे और टेबल बनाना हो तो मैं टेबल्स के फोल्डर पे और क्लिक करके न्यू पे जाकर टेबल पे क्लिक करके दोबारा से वही सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए एक नया टेबल भी बना सकता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि बस यही सब कुछ है, अभी बहुत कुछ है। अभी तो ये 4th वीडियो है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। बस इस सीरीज के साथ बने रहो और सीक्वेंस में लेक्चर्स देखते रहो। और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो यार प्लीज़ इन लेक्चर्स को लाइक भी करो और हमें सपोर्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आप लोग लेक्चर्स देखते तो हो, थैंक्स फॉर दैट, लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। ये तो वो चीज़ें हैं जिनसे हमें मोटिवेशन मिलती है नए लेक्चर्स लाने के लिए। और आप लेक्चर्स देख रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन हमें मोटिवेट नहीं कर रहे कि आप और लेक्चर लेके आओ। तो एटलीस्ट कमेंट्स में तारीफ़ ही कर दिया करो अगर अच्छा लगता है। अगर कुछ समझ नहीं आता तो पूछ ही लिया करो यार। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई कॉन्टैक्ट वगैरह करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट करने का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस सीरीज़ के रेलेवेंट जितना भी डाटा डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होगा उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, आप वहां से जाकर डाटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, ऑलरेडी काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।